हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर स्टार्ट किया था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आज हम उसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शन लिया था कि नेशनलिज्म क्या होता है। मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि नेशनलिज्म एक फीलिंग है, एक पेट्रियाटिक फीलिंग है जो हम फील करते हैं अपने देश के लिए। ये बेसिकली 3 फैक्टर्स से बना होता है: स्ट्रगल, हिस्ट्री एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी। इस चीज़ पे भी मैंने आप लोगों से काफ़ी डिस्कस किया था, आप लोगों को समझाया था इसके बारे में। फिर मैंने इसमें 2 टॉपिक्स और कवर किए थे। एक था सोरियो यूटोपियन विजन एंड सेकेंड वन वाज द कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब मेजर्स टेकन फॉर द कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि मैंने क्या क्या टॉपिक्स उस टाइम पे कवर किए थे। अब चलिए हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्लास 9 में आप सब लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा हिस्ट्री में। नॉर्मली हम लोग क्लास वाइज ही तो पढ़ते हैं, तो क्लास 9 में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा हिस्ट्री में, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। उस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सबसे उस टाइम पे फ्रेंच में किसका रूल था? लुई 16 का, जो कि एक मोनार्क थे। उनका रूल जब ख़त्म हुआ तो किसने कवर अप किया? नेशनल असेंबली ने। नेशनल असेंबली का रूल वहाँ पर चला। फिर धीरे धीरे जब ये नेशनल असेंबली का रूल ख़त्म हुआ तो वहाँ एक और रूल पब्लिश हुआ। किसका हुआ? रिपब्लिक, यानी कि जैकोबियन क्लब का गठन हुआ था और उसका रूल चला था। कुछ टाइम पीरियड बाद ये जैकोबियन रूल भी ख़त्म हुआ और फ्रांस जो है वो डायरेक्टरी के अंडर आई, जिसमें 5 मेन एग्जीक्यूटिव्स वगैरह होते हैं। ये सब आपने डिटेल में उस क्लास 9th क्लास में पढ़ा होगा। आई होप यू ऑल रिमेंबर इट। ठीक है, फिर क्या हुआ? एक पॉइंट ऐसा आया कि जब ये डायरेक्टरी रूल भी ख़त्म हुआ और एक डिक्टेटर ने पूरा फ्रांस कवर अप किया और उस डिक्टेटर का नाम क्या था? ही वॉज अ मिलिट्री डिक्टेटर, नेपोलियन बोनापार्टे। तो आज के हम इस टॉपिक में, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हम नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका आगे का टॉपिक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में। जैसा कि मैंने आपको बताया, ही वॉज अ डिक्टेटर। डिक्टेटरशिप के अंडर, अकॉर्डिंग टू हिज डिक्टेटरशिप ही फॉलोज हिज ओन रूल्स। तो हम ये कहना गलत नहीं होगा कि वापस से मोनार्क रूल का रिटर्न हुआ था जब नेपोलियन बोनापार्टे ने फ्रांस को कैप्चर किया था। तो हुआ क्या था कि जो उसमें फ्रांस में बची कुची डेमोक्रेसी थी, जो थोड़े बहुत उनके पास राइट्स थे या जो भी था, वो सब ख़त्म होके सीधा किसके अंडर आया? डिक्टेटरशिप के अंदर आया, जो कि किसके अंडर थी? नेपोलियन बोनापार्टे के। अब मैं बार बार एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, डिक्टेटर, डिक्टेटरशिप, डिक्टेटर, डिक्टेटरशिप। मैं इस चीज़ को बार बार बोल रही हूँ। तो हो सकता है आप लोगों के दिमाग में एक बात आई हो कि अगर डिक्टेटरशिप है तो उसका मतलब हर चीज़ नेगेटिव हुई होगी। ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है मैंने आपको बोला है कि डिक्टेटरशिप के अंडर था, तो डिक्टेटरशिप मतलब एक तरीके से किसी को अपना गुलाम बना देना, अपने ही रूल्स अपने अकॉर्डिंगली फॉलो करवाना। लेकिन इन सब में एक चीज़ अच्छी भी हुई। नेपोलियन बोनापार्टे ने बाकी के जो रूल्स बनाए होंगे, रेगुलेशंस बनाए होंगे, लेकिन एक फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए थे और वो फील्ड था कौन सा? एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड था उनके लिए उन्होंने बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए थे, जिससे कि उनका ये काम बहुत सराहा गया। उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली लोगों से इन रूल्स के लिए। तो जो मेजर्स उन्होंने उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए लिए, उन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को बोला जाता है द सिविल कोड ऑफ 1804 और इसका दूसरा नाम है नेपोलियनिक कोड। मेरी मार्क कर लीजिए इसे, सिविल कोड ऑफ 1804। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पुट किया जाता है और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियनिक कोड था क्या। तो ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप्स थे जो नेपोलियन बोनापार्टे ने अपने उस टाइम पे, जब उन्होंने कैप्चर किया था फ्रांस को, उस टाइम पे उन्होंने फॉलो करवाए थे। इसमें सबसे पहला क्या था? डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। प्रिविलेजेस का मतलब होता है विशेषाधिकार, मतलब जो जन्म से लोगों को विशेषाधिकार मिले थे उन्होंने वो सब खत्म कर दिए थे। अब आप कहोगे जन्म से विशेषाधिकार का मतलब
मतलब ये कि जैसे राजा का बेटा राजा या जो कोई अमीर फैमिली का है तो वो आगे भी इसी तरह, मतलब इस तरीके की जो ये विशेषाधिकार थे कि हाँ इसने ऐसा, इसकी फैमिली में ऐसा है तो यही ट्रेंड आगे चलेगा, या ये इस बैकग्राउंड को बिलोंग करता है, ये जो था, ये प्रिविलेजेस जो थे उन्होंने इसे एबॉलिश करवाया, उन्होंने इसको हटाया। सेकेंड स्टेप जो उन्होंने लिया वो लिया एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। उन्होंने जो लॉ था वो सबके लिए एक कॉमन बनाया, एक समान लॉ बनाया कि कानूनन तौर पे हर कोई इक्वल है, और जो प्रॉपर्टी को, मतलब वंस ओन प्रॉपर्टी का राइट था, जो उनका अधिकार था, उसको महफूज करवाया, उसको सुरक्षित करवाया कि जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो अपना क्लेम, वो उस हिसाब से अपने राइट्स का यूज़ कर सकता है। थर्ड स्टेप उन्होंने क्या किया, दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। ये जो रूल्स उन्होंने बनाए, जो ये सिविल कोड उन्होंने फॉर्म किया, ये केवल फ्रांस में अप्लाई नहीं हुआ, यूरोप में उन्होंने केवल फ्रांस को कैप्चर नहीं किया था, फ्रांस के आसपास जो टेरिटरीज थी उसमें भी कुछ हद तक इनका कैप्चर हो गया था। तो ये जो रूल्स थे ये केवल फ्रांस के लिए अप्लाई ना करके उन्होंने जो जो उनकी टेरिटरी उनके अंडर थी, जो जो उन्होंने कैप्चर किया था, उन सब में लागू किया। नेक्स्ट उन्होंने क्या स्टेप लिया था, यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स के बारे में उन्होंने बताया था, यूरोपियन में जो उन्होंने कैप्चर किया था उसके बारे में उन्होंने बताया था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, जो ये डच रिपब्लिक है, स्विट्ज़रलैंड है, इटली है या जर्मनी है, इनमें भी इन्होंने कुछ कुछ अपने रूल्स इम्प्लाई किए थे, जैसे कि सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स आखिर है क्या। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स का मतलब ये है कि पहले के टाइम पे क्या होता था, टेरिटरीज आपस में जो कनेक्टेड होती थी, मतलब एक कंट्री है या एक कॉन्टिनेंट है, उसमें जो टेरिटरीज हैं, तो एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में जाने के लिए भी टैक्स पे करना पड़ता था। हर, मतलब एक रियासत से दूसरी रियासत में कोई जा रहा है, एक नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ, तो दे हैव टू पे द टैक्स फॉर इट। तो नेपोलियन बोनापार्टे ने वो सब खत्म करवाया। उसके अलावा उन्होंने फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश करवाया। अब ये फ्यूडल सिस्टम है क्या, देखिए क्या होता है, सबको पता है कि पहले के जो ज़मींदार थे उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती थी, बहुत सारे फील्ड्स हुआ करते थे। तो फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था, वो लोग लेबर्स को अपॉइंट करते थे अपनी ज़मीनों में काम करवाने के लिए। वो लेबर्स को अपॉइंट करते थे, उनको राइट नहीं देते थे कि वो खरीद लें उस चीज़ को, लेकिन वो उनको अपॉइंट करते थे और अपने फील्ड्स में उनसे काम करवाते थे। हालांकि वो उन लोगों को पेमेंट देते थे, मतलब वो जितना काम कर रहे हैं, वो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, उन लोगों को उसकी पेमेंट दी जाती थी, लेकिन साथ ही साथ उन्हें एक टैक्स भी पे करना पड़ता था जो वो अपनी अर्निंग करते थे। तो ये किसी भी गरीब इंसान के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता था, बहुत टॉर्चरिंग हो जाता था। तो उन्होंने ये फ्यूडल सिस्टम ख़त्म करवाया। तो अगर मैं फ्यूडल सिस्टम की बात करूँ तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि फ्यूडल सिस्टम क्या था। फ्यूडल सिस्टम ये था कि वो लोग ज़मींदारों की ज़मीन में, मजदूर जो लोग थे वो ज़मींदारों की ज़मीन में काम किया करते थे, उन्हें उसका पैसा भी मिलता था, बट दे हैव टू पे टैक्स फॉर इट। और ये एक गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन का काम करता था। तो नेपोलियन बोनापार्टे ने इसे भी हटाया। फिर उन्होंने क्या वो लिया, फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज। उन्होंने जो ड्यूज थे बड़े, जिनके ड्यूज रह जाते थे, उस ड्यूज को भी सबको कैंसिल करवाया और पीजेंट्स को सर्फडम से फ्री कराया। अब आप लोग बोलोगे ये सर्फडम होता क्या है, तो जो लेबर हुआ करते थे ना, पहले जो लेबर हुआ करते थे उनको सर्फ बोला जाता था, मतलब उन्हें लेबर ना बोल के सर्फ बोला जाता था, और जिस कंडीशन में वो रहते थे तो वो डम हो जाता था, उसको डम, सर्फ डम। जिस कंडीशन में वो रहते थे उसको बीइंग अ लेबर, मतलब द कंडीशन ऑफ बीइंग अ लेबर इज कॉल्ड सर्फ डम। आई बात समझ में। देन उन्होंने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया था, इन द टाउन्स गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। मतलब व्यापार में जितनी भी पाबंदियां थी, जो शहरों की अगर मैं बात करूं, ये तो था ज़मीन वगैरह, ये गांव वगैरह में जो होते थे इनके ऊपर उन्होंने जो स्टेप्स लिए थे या जो मेजर्स लिए थे। उसके अलावा जो टाउन्स थी उनमें जो व्यापार होता था उसमें जिस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लगे रहते थे, उन रेस्ट्रिक्शंस को भी एबॉलिश कराया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। और उन्होंने जब अपना कैप्चर किया
उस टेरिटरी को कैप्चर किया तो वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम था वो भी इम्प्रूव्ड हुआ। पीजेंट्स, आर्टिशियंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड एंड फाउंड अ न्यू फ्रीडम। उन लोगों को, जितने भी पीजेंट्स थे, गरीब तबके के थे, जो किसान थे, मजदूर थे, वर्कर्स थे, इन लोगों ने जब इन लोगों के लिए ये सारे मेजरमेंट्स लिए गए तो दे वर वेरी हैप्पी बाय द डिसीजन ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। ठीक है, उसके बाद ये चेंज जो किए थे वो सब किसने किए थे? नेपोलियन बोनापार्टे ने किए थे। इसके अलावा भी उन्होंने फ्रांस के अलावा जो एरियाज कैप्चर किए थे वहाँ अलग अलग मेजर्स लिए थे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि वहाँ के लोकल लोगों का या वहाँ के पॉपुलेशन का क्या रिएक्शन था जब जिन एरियाज़ को नेपोलियन बोनापार्टे ने कैप्चर किया था, जब वो वहाँ पर अपने रूल्स इम्प्लाई कर रहे थे। तो हम उसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज सर्टेन सिटीज़ लाइक ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलाप, वार्सो, फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड फॉर दी हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। इसमें एक वर्ड आया है हार्बिंगर्स। हार्बिंगर्स का मतलब ये था इसमें कि जब नेपोलियन बोनापार्टे ने वहाँ पर कैप्चराइजेशन स्टार्ट किया, मतलब उन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट किया, तो उन लोगों को ये लगा जैसे फ्रांस आज़ाद हुआ वैसे ही अब हमारी टेरिटरी को भी कोई आज़ाद करेगा, जो कि उनका एक भ्रम साबित हुआ आगे जाके। शुरुआत में वो बहुत खुश थे कि चलो हमें मतलब आज़ादी दिलवाने नेपोलियन बोनापार्टे आ रहे हैं, बट इट वॉज ओनली देयर मीन्स इट वॉज नॉट दी रियलिटी। ये रियलिटी नहीं थी, ये सिर्फ उनका भ्रम था कि उन्हें आज़ादी मिलेगी, जबकि असल में क्या हो रहा था, उन्हें तो अपना वो कैप्चर कर रहे थे तो वो अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पर लगा रहे थे, यानी कि उन्हें फिर भी फीलिंग किसकी मिलती? स्लेव वाली फीलिंग मिलती, उन्हें एक फ्रीडम कंट्री में रहने वाले पीपल की फीलिंग नहीं मिलती। इसका पता उन्हें कैसे चला? इसका पता उन्हें धीरे धीरे पता चला जब उनकी कंट्रीज़ पे ये रूल्स इम्प्लीमेंट हुए। कौन कौन से रूल्स थे? जैसा पहला था द इनिशियल यही रूल्स जो उन्होंने लगाए। अब कहीं पे टैक्सेशन बढ़ाया, कहीं पे कुछ चेंजेस लाए। तो इनिशियली तो लोग बहुत खुश थे कि अब नेपोलियन बोनापार्टे यहाँ कैप्चर कर रहे हैं तो हमारी कंट्री, हमारी टेरिटरी भी आज़ाद होगी। बट इनिशियल इंथुजियाज्म सून टर्न टू दी हॉस्टिलिटी। ये जो शुरुआत की उत्सुकता थी, जो शुरुआत में उनकी खुशी थी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई और उनका भ्रम टूट गया। कैसे? जिस बात पर शुरुआत में वो लोग खुश थे, बाद में परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें बार बार ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जो ये फ्रेंच आर्मी है, जो नेपोलियन बोनापार्टे के अंडर जो ये फ्रेंच आर्मी है, ये उनको सप्रेस कर रही है, उन्हें दबा रही है, उनको खुल के जीने का अधिकार नहीं दे रही है। इसके अलावा इंक्रीज टैक्सेशन, उन्होंने वहाँ पर टैक्सेशन इंक्रीज किया। सेंसरशिप, मतलब कि आप रूलर के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते। फिर फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन, मतलब ज़बरदस्ती उन्हें फ्रेंच आर्मी में इलेक्ट करवाना, मतलब उन्हें भर्ती करवाना ज़बरदस्ती कि तुम फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करो। देखो, किसी भी कंट्री में कोई भी है तो वो उसका अपना पर्सनल राइट होता है। हम इंडिया में हैं, इंडियन आर्मी है, हमारा अपना डिसीजन है कि हम आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। कोई हमसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि नहीं जी आर्मी में जाना ही जाना है। लेकिन उनके साथ क्या हो रहा था? पहली बात तो फ्रांस उनकी कंट्री नहीं थी, वो तो अलग एरियाज़ में, ये जो मैंने नाम लिए अभी इनिशियली, ये हॉलैंड वगैरह जिनके भी मैंने नाम लिए, वो अलग टेरिटरी है, फ्रांस अलग है। तो वहाँ के लोगों का फ्रांस की आर्मी में ज़बरदस्ती उनको एनरोल करना, तो इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया फॉर द लोकल पीपल। ठीक है, उसके अलावा क्या था वहाँ पर? they were required to they all seem to be outraged with this administration rule। जब जिस तरीके से उनके साथ बिहेव किया गया, मतलब कि ज़बरदस्ती उनके टैक्सेशन बढ़ाए गए, आप अपने रूलर के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते हो, आपको ज़बरदस्ती फ्रांस आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे लोगों के अंदर के जो उन्होंने नेपोलियन बोनापार्टे को लेकर पॉजिटिविटी दिखाई थी, वो धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो गई, और जो शुरुआत की खुशी थी वो लास्ट तक आते आते उनके दुख का कारण बन गई। इसके अलावा एक चीज़ नेपोलियन बोनापार्टे के साथ यहाँ पर हुई कि होता है ना हमारे साथ भी, या आपके साथ या हमारे साथ, किसी के भी साथ, आप जब तक अच्छा करते हो तब तक हर कोई आपकी तारीफ़ करता है, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गलती से अगर कोई एक मिस्टेक हो जाती है तो आपकी सारी जो गुड क्वालिटीज़ हैं वो रह जाती हैं। सिर्फ एक गलती,
एक सिंगल मिस्टेक सबको याद रहती है। ऐसा हमारे साथ भी होता है, हमारे साथ जब कोई अच्छा होता है तो हम कहते हैं ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो हमारे साथ कुछ गलत कर देता है तो पास्ट में उसने हमारे साथ कितना भी अच्छा किया हो, हमें वो याद नहीं रहता, हमें सिर्फ याद रहता है तो वो जो हमारे साथ गलत हुआ है। यही नेपोलियन बोनापार्टे के साथ हुआ। पास्ट में उन्होंने जो रूल्स और मेजरमेंट्स बनाए थे वो सिविल कोड के अंदर वो उन्होंने बहुत अच्छे बनाए थे, जिससे लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। पर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे उनके कुछ कुछ रूल्स जो उन्होंने अपनी कैप्चरिंग टेरिटरीज में अप्लाई किए, उसकी वजह से उनकी जो इमेज थी वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गई और लोगों के अंदर उनके खिलाफ क्या पैदा हो गई, हेट्रेड पैदा हो गई। तो ये था नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में जब फ्रांस में उन्होंने अपना रूल स्टार्ट किया। इसके आगे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू।